Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Renu is here. और आज हम करने जा रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, तो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन पूरा प्रॉपर वर्क आपके सामने पेश है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंट पोअम हार्वेस्ट हिम। हिम क्या होता है? इसमें इन जो है वो साइलेंट है और हिम होता है अ रिलीजियस सॉन्ग और पोअम ऑफ प्रेज टू गॉड। और ये होता है एक धार्मिक गीत या कविता जिसमें भगवान की प्रशंसा की जाती है, उसे हिम कहते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़। आपको हर सब कुछ मिलेगा एंड आई विल एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी। और एनसीईआरटी इंग्लिश का सिलेबस है ये। नेक्स्ट फाइनल में आपको आने वाला है। नेक्स्ट आ जाइए, हार्वेस्ट हिम द पोअम रिटन बाय सरोजिनी नायडू। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। बिल्कुल पोअम के स्टार्टिंग में जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उनको करने जा रहे हैं हम। वर्क इन पेयर्स एंड शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको पेयर में काम करना है और ये सारा काम आपको क्लास टीचर और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ डिस्कस भी कीजिए। इंडिया सेलिब्रेट्स मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। भारत जो है फसलों के बहुत सारे जो उत्सव हैं उन्हें मनाता है। फसल जब कटाई होती है ना, तब उन उत्सवों को मनाता है। व्हेन इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर रीजन? आपके क्षेत्र में फसलों की कटाई का जो उत्सव है कब मनाया जाता है, एंड हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड, और ये कैसे मनाया जाता है। ठीक है, नाउ इसका आंसर आ जाइए, यहाँ पर आइए, नीचे आइए। इंडिया सेलिब्रेट्स मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। भारत बहुत सारे फसलों के उत्सव मनाता है। इन माई रीजन द हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ पोंगल। और हमारे जो रीजन है उसके अंदर हार्वेस्ट का जो फेस्टिवल है वो पोंगल है, या मकर संक्रांति होता है, या बैसाखी या ओणम। तो इनमें से डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया के हैं, तो उसी हिसाब से बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। मकर संक्रांति जो है वो यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस है। और पोंगल आपको अच्छी तरह पता है साउथ इंडिया का एक बहुत ही जो है वो फेमस है, और ओणम भी वहीं का ही है। ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटेड, देखिए कैसे मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय डेकोरेटिंग होम्स। इसको मनाया जाता है घरों को सजाकर। प्रिपेयरिंग ट्रेडिशनल डिशेस, और पारंपरिक डिशेस, खाने की जो डिशेस हैं वो बनाई जाती हैं। वियरिंग न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहने जाते हैं। थैंकिंग गॉड एंड मदर अर्थ, भगवान को धन्यवाद दिया जाता है और माँ पृथ्वी को धन्यवाद दिया जाता है। फॉर द क्रॉप्स, और किस लिए दिया जाता है? क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए। एंड सिंगिंग एंड डांसिंग जॉयफुली, गाने गाए जाते हैं, नाचा जाता है बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 2। अ हिम रेफर टू अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। हिम जो है वो हमें प्रशंसा का गीत होने का इशारा करता है। तो नंबर 1, टू होम डू वी ऑफर अ हिम। हम ये हिम हिंदी में अगर लें तो भजनों को कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, हिम जो है वो जो है वो गाए जाते हैं क्रिसमस इत्यादि पर गाए जाते हैं, और चर्च के अंदर गाते हैं क्रिश्चियंस लोग। ठीक है, तो टू होम डू वी ऑफर अ हिम, हम हिम किससे ऑफर करते हैं, चढ़ाते हैं। व्हेन एंड वेयर डू वी सिंग हिम, हम कब और कहाँ हिम गाते हैं। वाई डू वी ऑफर हिम, हम इन्हें क्यों इनका चढ़ावा देते हैं। आइए आंसर पे आइए। हिम रेफर्स टू अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। हिम का मतलब होता है प्रशंसा के गीत। वी ऑफर अ हिम टू गॉड और डिवाइन पावर्स। हम हिम जो है वो देते हैं, किसको देते हैं, चढ़ाते हैं, भगवान को या फिर पवित्र ताकतों को। पवित्र ताकतें भगवान के अलावा कौन है? वो हैं सूर्य, धरती, वरुण, ठीक है, ब्रह्मा। इन सबको ये हमारी डिवाइन पावर्स हैं। नंबर 2 है कि हम कब और कहाँ पर हिम को गाते हैं। वी सिंग अ हिम ड्यूरिंग प्रेयर्स, हम भजनों को गाते हैं प्रार्थना के दौरान, वर्शिप पूजा के दौरान, और स्पेशल ओकेजन्स इन टेम्पल्स, या फिर मंदिरों में। स्पेशल ओकेजन्स का मीनिंग विशेष अवसर होते हैं मंदिरों में, चर्च में या स्कूल में, तब हम हिम गाते हैं।
नेक्स्ट है वाई डू वी ऑफर इट, हम इनका चढ़ावा क्यों देते हैं, भगवान के सामने क्यों गाते हैं. वी ऑफर इट टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, हम इनका चढ़ावा इसलिए देते हैं क्योंकि हम व्यक्त करते हैं अपना थैंकफुलनेस, अपना धन्यवाद. ग्रैटिट्यूड का मीनिंग अपना धन्यवाद देते हैं. डिवोशन, अपना जो है वो डिवोशन का मीनिंग समर्पण देते हैं. एंड रेवरेंस, और श्रद्धा और आदर भगवान को प्रदान करते हैं, और इसीलिए हम हिम को गाते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है. सम पोइट्स एंड ऑथर्स यूज वर्ड्स दैट आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ कॉमन यूसेज. कुछ जो पोइट्स हैं या लेखक हैं वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आजकल की इंग्लिश का पार्ट नहीं है. यूसेज का मीनिंग होता है आजकल इंग्लिश में उनका प्रयोग नहीं होता है. ऐसे वर्ड्स को जो है सच वर्ड्स आर कॉल्ड आर्काइक वर्ड्स. इन वर्ड्स को हम आर्काइक वर्ड्स कहते हैं. वर्क इन पेयर, समूह में काम कीजिए. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़िए. मैच द अंडरलाइंड आर्काइक वर्ड्स इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2. कॉलम 1 में जो आर्काइक वर्ड्स दिए हैं उनको कॉलम 2 से मैच कीजिए. शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने आंसर जो है अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में डिस्कस करने हैं. ठीक है. नाउ देखिए. Thou art my friend, and I trust thee. Thy kindness is great, and everything that is mine is thine. Now, देखिए यहाँ पर आई एम पिकिंग अप माई पेन, जस्ट अ मिनट. अब देखिए यहाँ पर दाओ, उसके बाद में दी, फिर दाए, एंड एवरीथिंग दैट इज माइन इज दाइन. दिस ऑल आर आर्काइक वर्ड. ये आर्काइक वर्ड हैं. नीचे टेबल दी हुई है बेटा, और टेबल के अंदर दाओ का मीनिंग होता है यू, जब हम उसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. आर्ट का मीनिंग होता है आर, ARE. दी का मीनिंग होता है नंबर 4. यहाँ पे मैचिंग भी मैं कर देती हूँ. यहाँ पे दाव का मीनिंग है नंबर 1 यू, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है ये. ठीक है, जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. और आर्ट का मीनिंग है आर, नंबर 2 आ जाइए यहाँ पे. उसके बाद दी का मीनिंग है यू, ये जब हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, नंबर 3 है ये. और दाए का मीनिंग होता है योर, तुम्हारा. ठीक है, नंबर 4. और दाइन का मीनिंग होता है योर्स. ठीक है, यहाँ पे नंबर 5. ये है आपका, मैंने आप इसको मैचिंग कर दिया है. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे आइए. वर्क इन पेयर्स, रीड द पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग फॉर ईच अंडरलाइंड वर्ड. अंडरलाइंड वर्ड जो है पैराग्राफ दिया है, अंडरलाइन किए हुए कुछ वर्ड्स, उनके मीनिंग जो है आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको फाइंड आउट करने हैं, छांटने हैं. शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. अंडरलाइन. नाउ देखिए, अंडर द गोल्डन रेडियंस ऑफ द, रेडियंस का मीनिंग होता है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, रेडियंस का मीनिंग होता है ग्लो. ग्लो का मतलब होता है चमक. ठीक है, और ब्रिलियंस का मीनिंग होता है हमारी बुद्धिमानी या हमारी बुद्धिमानी की चमक. ठीक है, यहाँ पर रेडियंस का मीनिंग अंडर द गोल्डन रेडियंस ऑफ द इवनिंग सन, और चमकते हुए शाम के सूर्य की सुनहरी चमक में. द विलेजर्स गैदर टू पे, और गांव वाले जो हैं वो इकट्ठे होते हैं. टू पे, क्या अदा करते हैं, ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट का मतलब रिस्पेक्ट, आदर देते हैं. टू देयर चेरिश्ड एल्डर. चेरिश्ड का मीनिंग होता है लव्ड. जो उनके प्यारे एल्डर हैं, जो बड़े हैं, उनको वह रिस्पेक्ट या आदर देते हैं. हु हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया. टू देयर वेल बींग, उन गांव वालों के लोगों के कल्याण के लिए. ठीक है. हिज वाइज, उनकी बहुत ही समझदारी भरी एडवाइस, सलाह, उनकी समझदारी भरी सलाह. हैड गाइडेड जनरेशंस, उन्होंने पीढ़ियों को का मार्गदर्शन किया है. स्टीयरिंग दैम थ्रू चैलेंजेस. स्टीयरिंग का मीनिंग होता है किसी को आगे की ओर बढ़ाना, और उन्होंने आगे की ओर बढ़ाया है, हमें चुनौतियों का सामना करने लायक बनाया.
नोन फॉर हिज म्यूनिफिसेंट स्पिरिट, म्यूनिफिसेंट का मीनिंग होता है जनरस, जनरस का मीनिंग दयालु, और नोन फॉर हिज म्यूनिफिसेंट स्पिरिट, वह अपनी दयालु आत्मा के लिए जाने जाते हैं। ही नेवर हेजिटेटेड टू शेयर हिज रिसोर्सेज जनरसली, और वह जरा भी हिचकिचाता नहीं है अपनी जितनी भी स्रोत हैं उनको बड़े ही खुले दिल से, जनरसली का मीनिंग काइंड होकर खुले दिल से उनको उनके साथ में शेयर करना चाहता है और बांटना चाहता है। ओके, नाउ आइए नेक्स्ट पर आइए। ये सारे यहाँ पर आर्काइक वर्ड्स के मीनिंग दिए हैं और बाकी का मैंने आपको मैच कर दिया है। नाउ लेट अस डिस्कस पर आइए। लेट अस डिस्कस में राइट द स्टेंजा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम। राइट द स्टेंजा नंबर फॉर द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ जो है वो सेंटेंसेस दिए हैं, बताना है कि ये सेंटेंसेस कौन से पैराग्राफ से, कौन से स्टेंजा, पोअम के कौन से स्टेंजा से रिलेटेड हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं समझा देती हूँ और आंसर नीचे दिए हुए हैं। द स्पीकर्स रिकॉग्नाइज द लॉर्ड्स काइंडनेस, जो बोलने वाले हैं, गाने वाले हैं, मेन एंड वीमेन, रिकॉग्नाइज का मीनिंग वह पहचानते हैं, द लॉर्ड्स काइंडनेस, उस भगवान की दयालुता, एंड प्रेज, और उसकी प्रशंसा, एंड प्रेज हिम फॉर नरिशिंग द फील्ड, और स्पीकर जो है अपने भगवान की दयालुता और उसकी प्रशंसा करते हैं, किस लिए, नरिशिंग द फील्ड, क्योंकि उन्होंने उनके मैदानों का पालन पोषण किया। ठीक है, अब आइए नंबर 2, पहले समझा रही हूँ आपको। द स्पीकर्स प्रेज द जनरसिटी ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और बोलने वाले जो गीत गा रहे हैं वह प्रशंसा करते हैं इस ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मीनिंग ब्रह्मांड के क्रिएटर, रचनाकर्ता की दयालुता की प्रशंसा करते हैं। वो क्रिएटर, वो रचनाकार, हु एंश्योर्स अ रिच हार्वेस्ट, जो कि विश्वास दिलाता है हमारी समृद्ध फसलों का। ठीक है, नंबर 3 पर आइए। द स्पीकर्स डिवोट दियर लाइफ्स, बोलने वालों ने अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया, एंड वर्क एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड, और उन्होंने काम किया जो कि उनके भगवान के लिए आदर का चिन्ह है, एंड सीक हिज सपोर्ट, और वह उनका सपोर्ट, उनकी सहायता और उनकी विजडम, उनकी बुद्धिमानी और केयर सब कुछ प्राप्त करते हैं। द स्पीकर्स पे होमेज टू द अर्थ, जो बोलने वाले, गीत गाने वाले हैं, होमेज का मतलब ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देते हैं धरती को, एंड एप्रिसिएट, और प्रशंसा करते हैं हर रोल इन सपोर्टिंग लाइफ, और उन धरती की प्रशंसा करते हैं उसकी भूमिका जो कि उसने ज़िंदगी को सहायता प्रदान करने के लिए दी, बाय डेडिकेटिंग दियर हार्वेस्ट, और अपनी फसलों को धरती को वह डेडिकेट करते हैं, धरती को वह समर्पित करते हैं। आइए आंसर आइए। नाउ द स्पीकर्स रिकॉग्नाइज, अब यहाँ पर ये द स्पीकर रिकॉग्नाइज द लॉर्ड्स का, जस्ट अ मिनट, यहाँ ये है द स्पीकर रिकॉग्नाइज द लॉर्ड काइंडनेस एंड प्रेज फॉर नरिशिंग द फील्ड। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं अभी नरिशिंग द फील्ड यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2, स्टैंजा नंबर ये लिखा नहीं गया है, स्टैंजा नंबर 2 आएगा। ठीक है, और सेकेंड में आएगा यूनिवर्स को जो हम देते हैं तो वो है स्टैंजा नंबर 4। ठीक है, द स्पीकर डिवोट देयर लाइव्स एंड वर्क एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड एंड सीक, यहाँ पर ये आएगा स्टेंजा नंबर 1 पे आएगा ये। ठीक है, स्टेंजा नंबर 1। ओके, जस्ट अ मिनट, स्टेंजा नंबर 1। ओके, द स्पीकर्स पे होमेज टू द अर्थ, ये है स्टेंजा नंबर हमारा 3, ये करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए फिलअप पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड, आपको फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड लेकर के। द सेटिंग ऑफ द पोअम इज़ अ रूरल लैंडस्केप, ये जो पोअम है इसकी सेटिंग जो है गांव की भूमि ज़मीन पर है।
ठीक है। पॉसिबली ड्यूरिंग अ, और ये किस समय गांव का दृश्य दिखाता है हमें, डैश हार्वेस्ट या फिर रिलीजियस फेस्टिवल। तो ये है हार्वेस्ट, फसलों के उत्सव का दृश्य दिखाता है। देख सकते हैं आप, गांव की औरतें फसलों की कटाई कर रही हैं, हाथ में हसिया है, ठीक है, हाथ में जो है हसिया लिया हुआ है। द टोन ऑफ द पोअम इज रिस्पेक्टफुल एंड सेलिब्रेटोरी, और जो पोअम की टोन है वो आदर से भरी है और सेलिब्रेटोरी है, उत्सव से भरी है। बिकॉज इट प्रेजेस, क्योंकि ये प्रशंसा करते हैं, क्या आएगा, द मैन एंड वीमेन, नेचर एंड द लॉर्ड। मैन एंड वीमेन की प्रशंसा करते हैं या फिर नेचर एंड द लॉर्ड की, प्रकृति और भगवान की, विद डीप रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। पूरे डीप रिस्पेक्ट का मीनिंग गहरी आदर के साथ और बहुत ही धन्यवाद के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है नेचर और लॉर्ड की प्रशंसा करते हैं। इन द लाइन दाउ आर्ट आर हैंड्स एंड आर हार्ट, ये हमारे हाथ और हमारे जो दिल है ना, एंड आवर होम, हमारे घर, इसमें लेटर एच जो है इस कैपिटलाइज्ड, इसमें लेटर एच जो है वो कैपिटल दिया हुआ है। देखिए हैंड्स के अंदर, हार्ट के अंदर, होम के अंदर कैपिटल दिया हुआ, बिकॉज डैश इट रिप्रेजेंट्स अ हार्ड वर्क ऑफ फार्मर्स, और ये दिखाता है हमें किसानों की सख्त मेहनत, या फिर गॉड रिसाइड्स इन देम, या फिर ये दिखाता है कि भगवान इनके अंदर रहते हैं। देखिए यहाँ जस्ट अ मिनट, फर्स्ट का आंसर भी आपको डिस्कस कर रही हूँ। द सेटिंग ऑफ द पोअम इज़ रूरल लैंडस्केप, जो फर्स्ट का आंसर है, पोअम जो है वो गांव की भूमि के ऊपर जो है सेट की गई है, पॉसिबली ड्यूरिंग अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, और ये फसलों के उत्सव पर के दौरान गाई जाती है। द टोन ऑफ द पोअम इज़ रिस्पेक्टफुल एंड सेलिब्रेटरी, ये नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 2 कट गया है बेटा, ये नंबर 2 है, ठीक है। जो पोअम की टोन है वो रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ, एंड सेलिब्रेटोरीली, एंड है ये यहाँ पे, और मनाने लायक, सेलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, उत्सव मनाने। बिकॉज इट प्रेजेस नेचर एंड द लॉर्ड विद डीप रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, आपको यही बताया है, क्योंकि ये प्रशंसा करते हैं प्रकृति की और लॉर्ड की, भगवान की, बहुत रिस्पेक्ट के साथ और ग्रेटिट्यूड, आदर के साथ, ठीक है, आदर के साथ और धन्यवाद के साथ। इन द लाइन दाउ आर आर हैंड्स एंड दाउ आर हार्ट, कि तुम हमारे हाथ हो, तुम हमारे दिल हो, तुम हमारा घर हो। द लेटर एच इज़ कैपिटलाइज, क्योंकि गॉड के लिए जो है वो कैपिटल जी आता है, तो इसीलिए यहाँ पर गॉड रिसाइड्स इन देम, ये हार्ट, होम और हैंड्स कैपिटल इसलिए आए हैं क्योंकि ये इनके अंदर भगवान रहते हैं। रिसाइड्स का मीनिंग लिव। ओके, नेक्स्ट आ जाइए नंबर 3 पर। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोअम। इसके अंदर आपको पोएटिक डिवाइस जो यूज़ किए गए हैं इन लाइन में, उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ब्राइट एंड म्यूनिफिसेंट लॉर्ड ऑफ द मॉर्न। नंबर 2 है वी ब्रिंग दी आर लाइव्स एंड आर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट। आइए आंसर देखते हैं हम यहाँ पर। ब्राइट एंड म्यूनिफिसेंट लॉर्ड ऑफ द मॉर्न, एलिट्रेशन है इसके अंदर। क्यों एलिट्रेशन है यहाँ पर, एम और एम, ये इसकी एक ही लाइन के अंदर जो है वो एक ही जो कॉन्सोनेंट साउंड है एक ही आया है, एम, तो इसीलिए रिपीटिशन ऑफ एम साउंड, दैट इज एलिट्रेशन। आइए नेक्स्ट पर। वी ब्रिंग दी आर लाइव्स एंड आर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट, अगेन एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ एल साउंड। देखिए यहाँ पे अगेन देख लीजिए, लाइव्स एंड आर लेबर्स, ठीक है, तो यहाँ पर एल और एल की रिपीटिशन है, इसीलिए एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। मैच द लाइन्स फ्रॉम द पोअम इन कॉलम 1 विद देयर एक्सप्रेशंस इन कॉलम 2। पहले 1 और 2 को मैच करना है। चूज़ द अप्रोप्रिएट पोएटिक डिवाइस फ्रॉम द बॉक्स। उसके बाद बॉक्स से आपको पर्टिकुलर जो है वो पोएटिक डिवाइस लेने हैं और उनको कॉलम 3 में लिखना है। देखिए पहले पढ़ रही हूँ मैं यहाँ पर। इमेजरी, जैसे हम मान लीजिए हम कहते हैं कि ट्रीज एंड ब्रांचेस, तो हमारे मन में एक ट्री और उसकी शाखाओं का एक जो है इमेज बन जाती है, दैट इज इमेजरी। एलिट्रेशन का आपको बता दिया है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होती है तो वहाँ पर क्या होता है,
जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होती है, कॉन्सोनेंट का मीनिंग वॉवल्स को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं अगर वो रिपीट होते हैं तो एलिट्रेशन। सिमिली जहाँ पर एज और एज लगता है या लाइक लगता है। मेटाफर के अंदर ना एज और एज आता है ना ही लाइक आता है। सीधा किसी के गुण दूसरे के ऊपर क्रॉप अप हो जाते हैं। पर्सोनिफिकेशन में मनुष्य के गुण प्रकृति के ऊपर थोपे जाते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट ये देखते हैं। स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, बहुत ही प्यारी और सर्वशक्तिमान माँ। ठीक है। नंबर 2 है द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज, हमारी घाटी की समृद्धि। न्यू गार्नर्ड एंड राइप, नए सजे हुए और पके हुए। दाउ आर्ट द सीड एंड साइदे, तो और तुम हो हमारी बीज। बीज का मीनिंग जन्म एंड साइदे का मीनिंग उनको काट देना। तो सीड और साइदे जो है वो सिंबल हैं बर्थ और डेथ का। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्रिएट्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन एंड अपील्स टू द सेंसेस, बहुत ही स्पष्ट वर्णन है दृश्य का जो कि हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियों को अपील का मीनिंग आकर्षित करता है। implied comparison of growth and reaping with beginning and end of life, और ये एक कंपैरिजन है ग्रोथ का मीनिंग उगने का, रीपिंग काटने का, और ग्रोथ का मीनिंग बिगिनिंग और रिपिंग का मतलब काटना, और एंड का ये एक इम्प्लाइड कंपैरिजन तुलना है। द अर्थ इज़ बीइंग गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, और धरती को जो है ज़मीन जैसी क्वालिटीज़ दी गई हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ आंसर पर आइए। कॉलम 1 एंड 2 पोएटिक डिवाइसेस हैं। स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, द अर्थ इज बीइंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि धरती को मनुष्य जैसे गुण दिए गए हैं। नंबर 2 द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज, न्यू गार्डन एंड राइप, क्रिएट्स कि हमारी घाटी जो है नए नए सजे हुए और पके हुए। तो यहाँ एक दृश्य देता है, क्रिएट्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन, एक दृश्य आपके सामने प्रदान करता है। एंड अपील्स टू द सेंसेस, इमेजरी है यहाँ पर, और एक इमेज हमारे दिमाग में आती है पकी हुई और सुंदर फसलों की। Thou art the seed and the scythe, implied comparison of growth and reaping with beginning and end of life. मेटाफर है यहाँ पर हम सीड और साइदे। सीड का मीनिंग ग्रोथ या फिर बिगिनिंग, और साइदे जो कि उसको साइदे का मतलब होता है हंसिया जिससे काट दिया जाता है, और ये एंड का, हमारी लाइफ के एंड का। तो ये मेटाफर है। ठीक है, नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। देखिए ऊपर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। Now 5. Certain words or phrases are repeated in the same line of the poem. पोम के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो कि बार बार पोम के अंदर आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट। तो गोल्ड वर्ड जो है वो एक ही लाइन के अंदर 2 बार रिपीट हुआ है। फाइंड मोर सच रिपीटिशन फ्रॉम द पोम, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग रिपीटिशन इन द पोम। पोम के अंदर रिपीटिशन को यूज करने का, भाई बार बार एक वर्ड को यूज करने की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। द गोल्ड ऑफ आवर हैंड्स एंड द गोल्ड ऑफ आवर हार्ट इज, पहले एग्जाम्पल बता रही हूँ पोम के। वी प्रेज दी, वी हेल दी, दी आया हुआ है बार बार। पर्पस क्या है इसका, बहुत सारे और भी दिए हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, पोम के अंदर से बताती हूँ आपको। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, लॉर्ड वर्ड बार बार आया हुआ है। वी ब्रिंग दी आर सॉन्ग्स एंड आर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, इसी पैसेज में, इसी स्टेंजा में है, आवर को रिपीट किया हुआ है। तो इसी तरह से आप हर एक स्टेंजा में जो रिपीटिशन के वर्ड हैं उन्हें छांट सकते हैं। इसका पर्पस क्या है, क्यों हम रिपीटिशन करते हैं, वर्ड को एक ही लाइन में 2-2, 3-3 बार एक ही वर्ड को क्यों लाते हैं। टू एम्फेसाइज डिवोशन एंड ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हम एम्फेसाइज का मीनिंग जोर डालते हैं अपने समर्पण पर और अपने धन्यवाद पर। एंड टू क्रिएट अ रिदमिक, और साथ में हम उत्पन्न करते हैं एक लय। म्यूजिकल इफेक्ट इन द हिम, एक संगीतमय प्रभाव अपने भजन के अंदर, एक संगीतमय और एक लय का प्रभाव हम अपने उसमें लाते हैं। अब आ जाइए सिंबोलिज्म क्या होता है, किसी चीज़ का कोई चीज़ प्रतीक हो। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। द पोएम यूजेस सिंबोलिज्म टू कन्वे डीपर मीनिंग, पोएम जो है वो सिंबोलिज्म का यूज़ करती है, प्रतीक का यूज़ करती है, किस लिए, टू कन्वे डीपर मीनिंग्स, बहुत ही गहरे अर्थों का प्रयोग करने के लिए हम सिंबोलिज्म, प्रतीक का यूज़ करते हैं।
मैच द सिम्बल्स इन कॉलम 1 विद द मीनिंग्स दे कन्वे इन कॉलम 2। 1 और 2 कॉलम के अंदर आपको जो है वो इनको मैच करना है। देखिए, पृथ्वी द अर्थ, ज़मीन, पृथ्वी ज़मीन, और यहाँ पे सूर्य द सन, वरुणा रेन। यहाँ कॉलम 2 पे आइए, लाइट एनर्जी लाइफ, लाइट का नाम लेती है आपको क्या नाम याद आएगा? सूर्य। ऊर्जा जिंदगी देने वाले, रिप्रेजेंटिंग द गिवर ऑफ वार्मथ एंड प्रॉस्पेरिटी, और ये प्रतीक हैं किस चीज़ के? गर्माहट के और समृद्धि के। ठीक है। मर्सी एंड नरिशमेंट, दया और पालन पोषण, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेंस, और ये बहुत क्रूशियल का मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है कृषि के लिए, और सस्टेनेंस का मतलब अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि, मदरहुड, मातृत्व, नर्चरिंग, पालन पोषण करना, द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, सभी जिंदगियों का स्रोत, सभी जिंदगियों का स्रोत का मीनिंग मनुष्य है, जानवर हैं, कीट हैं और वनस्पति, सबके लिए ज़मीन जो है वो ज़िंदगी देती है। ठीक है, आ जाइए, फिर भी मैंने यहाँ पर आंसर आपको प्रॉपर दिया है। पृथ्वी द अर्थ, फर्टाइल लैंड, मदरहुड, नर्चरिंग, द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, सूर्य द सन, लाइट एनर्जी लाइफ रिप्रेजेंटिंग द गिवर ऑफ वार्मथ एंड प्रॉस्पेरिटी, वरुणा जिन्हें हम रेन कहते हैं, वर्षा कहते हैं, इंद्र देवता, मर्सी एंड नरिशमेंट, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेंस। नाउ लेट अस फाइंड एंड रिफ्लेक्ट, इसके अंदर 2 कॉम्प्रीहेंशन दिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। Yes, let us think and reflect. Read the given extracts and answer the questions that follow. 2 extracts आपको दिए हुए हैं और उनको पढ़ना है और उनके आंसर देने हैं। We bring thee our songs. Thee का meaning you. हम लाए हैं तुम्हारे लिए अपने गीत, एंड आर गारलैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, और अपनी फूलों की माला, ट्रिब्यूट का मीनिंग तुम्हारे आदर श्रद्धांजलि के लिए लाए हैं। द गोल्ड ऑफ आर फील्ड्स, हमारे मैदानों का सोना, फसलें पीली होती हैं ना, तो द गोल्ड ऑफ आर फील्ड्स, हमारे मैदानों का सोना, एंड द गोल्ड ऑफ आर फ्रूट, और हमारे फलों का सोना, हमारे फल जो लगते हैं पेड़ों पर और जो हमारी फसलें हैं उन सब का सोना। ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस, मेलोइंग का मीनिंग होता है सॉफ्ट एंड प्लेजेंट, बहुत ही मुलायम और बहुत ही आरामदायक। ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस, यहाँ पर ये सन के लिए, सूर्य के लिए की गई है ना, तो बहुत ही प्यारी और आरामदायक रेडियंस, चमक। वी हेल दी, हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं। वी प्रेज दी, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। ओ सूर्य विद सिंबल एंड फ्लूट, और झांझ, जो बड़े बड़े पीतल के 2 बड़े बड़े प्लेट टाइप के होते हैं, उनको हाथ से पकड़कर बजाया जाता है, उन्हें झांझ कहते हैं। आपको पिक्चर दिखा रही हूँ यहाँ सिंबल की। तो हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं सूर्य सिंबल के साथ, झांझ के साथ, और फ्लूट बांसुरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, What does the act of bringing songs and garlands as tribute, जो काम है लाने का, गीतों को लाने का, फूलों की माला को लाने का आदर की तरह, सजेस्ट अबाउट द पीपल्स रिलेशनशिप विद द डिवाइन। ठीक है, तो वो सुझाव देता है लोगों का रिलेशनशिप, लोगों का संबंध डिवाइन के साथ में। तो ये जो सॉन्ग्स है, गार्लैंड है, जो ट्रिब्यूट की तरह ये लोग दे रहे हैं लोगों के रिलेशनशिप विद डिवाइन। डिवाइन का मतलब उस पवित्र भगवान के साथ में जो है वो करता है। तो ये एक्ट जो है क्या दिखाता है, ये एक्ट उनका ऐसा करना क्या दिखाता है? दे फियर द गॉड्स एंड विश टू काम देम, वह भगवान से डरते हैं एंड उम्मीद करते हैं टू काम देम, उनको शांत करने का, इन एनी वे पॉसिबल, जिस तरीके से भी हो सके उन्हें शांत करने का जो है वो क्या करते हैं, वे पॉसिबल, एंड विश टू काम देम, वो भगवान से डरते हैं और इच्छा करते हैं कि उनको शांत रखें किसी भी संभव तरीके से। दे हैव अ डीप सेंस ऑफ रेवरेंस, उनके अंदर बहुत ही गहरी रेवरेंस, आदर की भावना है, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद की भावना है, एंड टूवर्ड्स द डिवाइन, उस पवित्र भगवान के लिए। दे आर फोर्स टू परफॉर्म रिचुअल्स, वह उनको जो है मजबूर किया जाता है कि वह रीति रिवाजों को, रिचुअल्स को, संस्कारों को अदा करें, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिवाइन, बिना उस पवित्र आत्मा को, उस पवित्र भगवान को समझे हुए।
दे डिपेंड ऑन गॉड्स फॉर देयर डेली नीड्स एंड एक्टिविटीज़, वह निर्भर हैं भगवान के ऊपर अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकता और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए। देखिए आइए आंसर क्या बनता है। They have a deep sense of reverence and gratitude towards the divine. भगवान के प्रति उनका बहुत ही गहरा आदर और धन्यवाद का भाव है। यहाँ डिवाइन जो है वो पायस प्योर भगवान को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुइटेबली। इस सेंटेंस को पूरे अच्छे ढंग से आपको कंप्लीट करना है। द वर्ड गोल्ड इन द फ्रेजेस द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड्स एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट सिम्बोलाइजेस। ये जो गोल्ड वर्ड है यहाँ पर वो किस चीज़ का प्रतीक है? द गोल्ड सिम्बोलाइजेस प्रोस्पैरिटी। यहाँ पर सोना जो है वो समृद्धि, वेल्थ, धन संपदा एंड द वैल्यू ऑफ द हार्वेस्ट, और उस फसल की कीमत के लिए गोल्ड सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाउ डज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस, और ये जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है उस देने वाले का, ओ गिवर का मीनिंग बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और आरामदायक चमक देने के लिए ये जो डिस्क्रिप्शन है, हेल्प अस अंडरस्टैंड सूर्याज रोल इन द हार्वेस्ट। ये सूर्य की भूमिका फसलों के लिए जो है समझने में ये डिस्क्रिप्शन कैसे हमारी मदद करता है। देखिए आइए, द फ्रेज ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस शोज दैट सूर्य प्रोवाइड सनलाइट, और ये इसलिए ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस कहा गया है क्योंकि सूर्य जो है प्रोवाइड सनलाइट, हमें प्रदान करता है सूर्य की रोशनी, एंड दैट राइपन्स, जो कि पकाता है, एंड मैच्योर्स द क्रॉप, और हमारी फसलों को बड़ा करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, fill in the blank by selecting the correct option from those given in the bracket. ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक चुनना है। The use of cymbal and flute signifies, जो सिंबल, झांझ और बांसुरी का जो यूज़ है, जो उपयोग है, वह क्या सिग्निफाई करता है, किस बात का महत्व देता है? डैश जॉय एंड सेलिब्रेशन का, मेडिटेशन एंड वर्शिप का। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो ये जो है सिग्निफाइज जॉय एंड सेलिब्रेशन, हमें खुशी और उत्सव को मनाने का महत्व देता है। नाउ नंबर 2, ऑल वॉइसेस, सारी आवाज़ें मिलकर, आदमी, औरतें, बच्चों की आवाज़ें मिलकर, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के भगवान, देवता, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, और हमारे देवता, फादर एटर्नल, और फादर एटर्नल का मीनिंग, एटर्नल मतलब होता है जो कि अंतहीन होता है। ठीक है, शाश्वत होता है, और पिता जो कि तुम एटर्नल हो, अंतहीन हो, इनएफेबल ओम, इनएफेबल ओम, ओम वही है ओमकार। इनएफेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, जिसका वर्णन, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नहीं कर सकते। नाउ दाउ आर्ट द सीड, तुम्हारी हैं ये बीजे, एंड साइदे ऑफ आवर हार्वेस्ट, हमारी फसलों की जो बीजे और हसिया है वो तुम्हारी हैं, मतलब जन्म और हमारी डेथ तुम्हारी हैं। दाउ आर आर हैंड्स, ये हमारे हाथ हैं, और हमारा दिल, एंड आर होम, और हमारे घर। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 1। In the phrase Lord of our being, what does the word being most likely refer to? यहाँ पर जो being है वो सबसे ज़्यादा किस और आपको इशारा करता है? Our physical body, हमारे भौतिक शरीर को, our entire existence, हमारे पूरे अस्तित्व को, our spiritual practices, हमारी आत्मिक रीतियों को, our earthly possessions, या फिर ज़मीन पर हुए हमारे अधिकार को। आइए आंसर, आवर एंटायर एग्जिस्टेंस, बीइंग का मीनिंग होता है हमारा पूरा अस्तित्व। ठीक है, नंबर 2 पे आइए, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताना है नीचे स्टेटमेंट सही है कि गलत है। द इमेजरी ऑफ द सीड एंड साइदे सिम्बोलाइजेस द डिवाइन्स रोल, जो यहाँ पर बीज और हसिया किस बात का प्रतीक है? द डिवाइन्स रोल, कि उस भगवान की, डिवाइन का मतलब उस पवित्र भगवान की भूमिका, एज बोथ, उस भगवान की भूमिका किस में? बोथ द बिगिनिंग, हमारी क्रिएशन, हमारी सृष्टि में, हमारे उत्पन्न होने में, एंड द एंड, और या हमारे अंत होने में, हार्वेस्ट, फसलों का जब अंत होता है, ऑफ द एग्रीकल्चरल साइकिल, जो कि एग्रीकल्चरल, कृषि की साइकिल के अंदर शुरुआत होती है, और वो सीड होता है, बिगनिंग सीड होती है, साइदे का मतलब होता है काट देना उसको, और वो एंड होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन द फॉलोइंग,
आपको फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है एक्सट्रैक्ट में से, जिसका ये मतलब है द डिवाइन एज अ टाइमलेस, वो पवित्र जो कि वो भगवान जो कि टाइमलेस हैं, समय से परे हैं, एवर लास्टिंग प्रेजेंस, जिनकी उपस्थिति हर जगह है। नाउ इसका क्या आंसर होगा, इसमें जो फ्रेज दिया हुआ है यहाँ पर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, फादर एटर्नल टाइमलेस एवर लास्टिंग प्रेजेंस इनएफेबल ओम एंड बियॉन्ड ह्यूमन कंपैरिजन। और इनएफेबल होम का मतलब होता है बियॉन्ड ह्यूमन कंपैरिजन, मनुष्य की पहुंच से बाहर, और डिस्क्रिप्शन मनुष्य के वर्णन से बाहर, इनएफेबल ओम। ये ठीक है। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ पर आ जाइए। इसका बी, सॉरी, फर्स्ट जो है बी है ये इसका आंसर, और फर्स्ट का आंसर है फादर एटर्नल एंड टाइमलेस एवरलास्टिंग प्रेजेंस। ठीक है, ये यहाँ पर फर्स्ट का आंसर है, और सेकंड का आंसर इनएफेबल ओम एंड बियॉन्ड ह्यूमन कंपैरिजन और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नंबर 4 पर आइए। Number 4, how do we know that these lines from the extract are spoken as a chorus? हम ये कैसे जान पाते हैं कि जो पोम की ये एक्सट्रैक्ट जो लाइंस दी गई हैं ये कोरस, ये गीत के रूप में बोली गई हैं। देखिए यहाँ पे, बिकॉज द स्टैंजा बिगिंस विद ऑल वॉइसेस, क्योंकि स्टैंजा ना शुरू होता है ऑल वॉइसेस, सभी आवाज़ों से, शोइंग दैट एवरीवन जॉइंस टुगेदर लाइक अ कोरस, और ये बताता है कि हर कोई इकट्ठे होकर के समूह गीत, कोरस का मीनिंग समूह गीत गाने लगता है। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू द फार्मर्स हेल द गॉड ऑफ रेन? जो किसान है वो बारिश के भगवान की जय जयकार क्यों करते हैं? बिकॉज द फार्मर्स, यहाँ से आप आंसर ले लेंगे, द फार्मर्स हेल द गॉड ऑफ रेन, जो किसान है वह बारिश के भगवान की जय जयकार करते हैं। बिकॉज वरुणा गिव्स रेन, क्योंकि वरुण इंद्र देवता बारिश देते हैं। दैट नरिशेस, जो कि पालन पोषण करती है, एंड सस्टेन्स दियर क्रॉप्स, और उनकी फसलों को, सस्टेन का मीनिंग उनको जिंदगी देती है। ठीक है, नंबर 2, What is being referred to as the wealth of our valleys? यहाँ पर हमारी घाटियों की धन संपदा किस और इशारा करती है और क्यों? द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी उगी हुई अनाज की फसलें। बिकॉज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि ये परिणाम होती है सख्त मेहनत का। एंड गॉड्स ब्लेसिंग, और भगवान के वरदान का, ये क्या होती हैं? भगवान के वरदान का परिणाम होती हैं। Why do women call earth the source of manifold gladness? औरतें धरती को, मैनीफोल्ड का मतलब बहुत परतों वाली खुशियों का स्रोत क्यों कहती हैं? द विमेन कॉल अर्थ, यहाँ से आंसर लेंगे आप। विमेन कॉल अर्थ द सोर्स ऑफ मैनीफोल्ड ग्लैडनेस बिकॉज अर्थ गिव्स देम फूड, क्योंकि जब हमें भोजन, आश्रय और बहुत सारे उपहार मिलते हैं तो हमारी जो खुशी होती है ना बहुत परतों में इकट्ठी हो जाती है। बिकॉज अर्थ गिव्स देम फूड, क्योंकि धरती उन्हें देती है भोजन, शेल्टर, आश्रय, एंड एंडलेस गिफ्ट्स, और ना खत्म होने वाले उपहार, दैट सस्टेन लाइफ, जो कि हमारी ज़िंदगी को बनाए रखते हैं। लेट अस लर्न पर आ जाइए। मैच द पिक्चर्स ऑफ द फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। कृषि करने के जो यंत्र हैं उनकी तस्वीरें दी हुई हैं कॉलम ए के अंदर, विद देयर यूज गिवन इन कॉलम 2। उनका जो यूज़ है वो कॉलम 2 में दिया हुआ है। देन फिल इन द ब्लैंक्स इन कॉलम 3 टू कंप्लीट द नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट, और आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से भी मैच करना है, और उसके बाद में कॉलम 3 के अंदर जो फिलअप दिए हैं उनको भी आपको फिल करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अ टूल with a long handle with metal teeth for collecting hay or leaves। तो यहाँ एक यंत्र जिसका लंबा हैंडल होता है, मेटल के दांत होते हैं, फॉर कलेक्टिंग हे और लीव्स, जो कि सूखी पत्तियाँ या फिर पत्तियों को इकट्ठा करने में आता है। तो ये नंबर 1 जो है ना वो आपका यहाँ पर बनेगा। नंबर 1 बताऊँ आपको, ही देखिए ये जस्ट अ मिनट, नंबर 1 हो गया आपका जो नंबर एक मिनट जस्ट अ मिनट, लॉन्ग टूल विद अ लॉन्ग हैंडल विद मेटल टीथ फॉर कलेक्टिंग हे और लीव्स, ये आपका बनेगा यहाँ पे नंबर 1 रेक।
RAKE, ओके। ये देखिए यहाँ पे RAKE, ये मैंने नीचे करेक्ट आंसर यहाँ दिए हुए हैं। लॉन्ग हैंडल विद मेटल टीथ फॉर कलेक्टिंग लीव्स और हे और लीव्स, रेक। स्मॉल हैंड टूल फॉर डिगिंग मेकिंग शैलो फ्यूरोज, और छोटा हाथ का यंत्र जो कि शैलो फ्यूरोज, जो कि उथले गड्ढे खोदने के लिए यूज़ होता है, वो होता है ट्रॉवल, ठीक है। हैंड हेल्ड कर्व्ड ब्लेड, और हाथ में पकड़ने वाला कर्व्ड ब्लेड। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, जो कि ब्लेड होता है मुड़ा हुआ होता है, और हसिया कहते हैं जिसे, सिकल, SICKLE। टूल पुल्ड बाय ऑक्सन टर्निंग सॉइल, और ये टूल जो है वो बैल जिसे खींचते हैं जो कि मिट्टी को पलटता है, और वो है प्लग। फ्लैट रेक्टेंगुलर ब्लेड विद लॉन्ग हैंडल, फ्लैट बिल्कुल चौरस ब्लेड होता है जिसका लंबा हैंडल होता है। डिगिंग सॉइल, और उससे जो है वो मिट्टी को खोदा जाता है, उसे कहते हैं स्पेड, फावड़ा। लॉन्ग कर्व्ड ब्लेड ऑन लॉन्ग हैंडल, और लंबा गोलाकार ब्लेड ऑन लॉन्ग हैंडल कटिंग टॉल ग्रास, जो कि जिसे कि हम लंबी लंबी घास को काटते हैं, और वो है साइथे, SCYTHE, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें पिक्चर को ये जो फिल करना है उसके सामने ही ये पिक्चर्स जो हैं वो दी हुई हैं। नाउ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स, आपको करेक्ट बिल्कुल सही सेम वर्ड ढूंढना है फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर जो भी अंडरलाइंड वर्ड हैं उनके लिए आपको करेक्ट सिनोनियम ढूंढना है। सर्कल द वर्ड्स और फ्रेज इन द सेंटेंसेस, आपको उन सर्कल और फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है, दैट हेल्प यू टू इन्फर द मीनिंग, जो कि मीनिंग को तलाशने में, अंडरलाइंड वर्ड के मीनिंग को तलाशने में आपकी हेल्प करते हैं। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पे आ जाइए, पहले मैं मीनिंग भी बताती हूँ आपको। जेनरस का मीनिंग दयालु, हेल्प का मीनिंग सहायता, ब्राइटनेस का मीनिंग चमकीला, इनडिस्क्राइबेबल का मीनिंग होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके, और काइंड का मीनिंग होता है दयालु। अगेन इसको दोनों का सेम मीनिंग कह सकते हैं। द किंग वॉज बेनिफिशियंट टू द पुअर बिकॉज ही टुक केयर ऑफ देम। यहाँ पर टुक गुड केयर जो है वो बेनिफिशियंट का एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको बेनिफिशियंट का मीनिंग को फाइंड आउट करने में जो है वो आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो इसका सिनोनियम बनेगा यहाँ पे काइंड। बेनिफिशियंट का मीनिंग बनेगा काइंड, ठीक है। और यहाँ पे टू गुड केयर का मीनिंग है किसी की देखभाल इत्यादि करना। Now number 2, he was munificent towards the needy and donated a lot for their health care। यहाँ पर munificent का मीनिंग बनेगा आपका generous। तो आपको जो है वो सर्कल करना है। यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको आंसर में बता रही हूँ। बेनिफिशियंट का काइंड, म्यूनिफिशियंट का जो है वो जेनरस है। आप जेनरस के ऊपर जो है वो सर्कल कर लेंगे, और म्यूनिफिशियंट का मीनिंग जो है यहाँ पर बॉक्स में से निकालेंगे, जेनरस, ठीक है। थर्ड है नंबर 3, आ जाइए। व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब, जैसे ही उसने अपनी जॉब को खोया, ऑल हिज फ्रेंड्स गेव हिम सकर बाय सपोर्टिंग हिम विद मनी। सभी ने उसको, सकर का मीनिंग होता है हेल्प एंड सिंपथी, मतलब आउट ऑफ सिंपथी, सहानुभूति के जरिए किसी की सहायता करना, उसे सकर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब, जब उसने अपनी नौकरी खो दी, सभी उसके मित्रों ने उसको, उसकी हेल्प भी की, सिंपथी भी उसे दी, बाय सपोर्टिंग ही विद मनी, उसको पैसे दे करके। तो सकर का मीनिंग यहाँ हो जाएगा हेल्प, सिनोनियम हो जाएगा हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट आइए नंबर 4, व्हेन द सन्स रेज केम इनटू द डार्क रूम, जब सूर्य की किरणें अंधेरे कमरे में आई, द होल रूम वॉज फुल ऑफ रेडियंस, पूरा कमरा, रेडियंस का मीनिंग होता है चमक उठा, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियंस के लिए सेम वर्ड जो आएगा वो है ब्राइटनेस। फिर आ जाएगा, नेक्स्ट आइए 5th पर। ये सारे के सारे आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं, आप बुक सामने रखकर कर सकते हैं, और वैसे मैंने ऊपर भी दिया हुआ है। द लिटिल गर्ल वॉज स्पीचलेस विद इनएफेबल जॉय, और छोटी सी जो लड़की थी वह बिना आवाज़ के रह गई, क्योंकि विद इनएफेबल जॉय, क्योंकि उसकी जो खुशी थी उसका वर्णन नहीं कर सकते। व्हेन शी गॉट हर बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हर आंट, जब उसको अपनी आंट से उसका बर्थडे गिफ्ट मिला। तो यहाँ पर इनएफेबल का मतलब होता है इनडिस्क्राइबेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर इसका 3rd है। यू हैव लर्नड अबाउट सम आर्काइक वर्ड्स, आपने कुछ आर्काइक वर्ड्स के बारे में सुना है। आर्काइक वर्ड्स वो होते हैं, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि जिनके अंदर जिन्हें अब हम इस समय मॉडर्न इंग्लिश के अंदर उनका यूसेज, उनका यूज़ नहीं है,
दीज आर आर्काइक वर्ड्स, सम मोर आर्काइक वर्ड्स आर गिवन बिलो, कुछ आर्काइक वर्ड्स नीचे दिए हैं। रेफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड कॉमनली यूज्ड वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग, डिक्शनरी उठा करके कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इनके लिए आज भी यूज़ हो रहे हैं और वो इनके मीनिंग जो है सिमिलर है। मोरो के लिए टुमारो, हिथर के लिए हेयर, क्योथ के लिए सैड एंड बी विक्स्ड के लिए बिटवीन, यॉन्डर के लिए ओवर देयर यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अब लेट अस लिसन जो है, सबसे पहले हम इसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर, रेफर टू पेज नंबर 181 पे जो है ये क्वेश्चन दिया है, उसके ट्रांसक्रिप्ट को अब हम सबसे पहले इसके ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द ट्रांसक्रिप्ट, मैं ट्रांसक्रिप्ट पर जा रही हूँ और इसको बुक के अंदर से इसको यस नाउ। हेलो एवरीवन, हरे को हेलो। डिड यू नो दैट राइस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ग्रास, क्या आप जानते हैं कि चावल एक तरह की घास होती है। एंड द पार्ट वी ईट इज इट्स सीड, और हम जो खाते हैं ना वो उस घास की बीज होती है ना। लेट मी टेल यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग राइस, आइए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, प्रक्रिया बताती हूँ कि राइस को चावलों की खेती कैसे की जाती है। इट ऑल स्टार्ट्स विद प्रिपेयरिंग द लैंड, ये सब शुरू होती है सबसे पहले ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। फर्स्ट द सॉइल हैज़ टू बी प्लग्ड, सबसे पहले मिट्टी को प्लग्ड किया जाता है, उस पर हल चलाया जाता है। राइस इज़ टिपिकली ग्रोन इन फर्टाइल सॉइल, चावल जो है धान की खेती विशेष रूप से बहुत ही उर्वरा ज़मीन मिट्टी पर की जाती है। दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर, जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रिपेयरिंग द सॉइल, सबसे महत्वपूर्ण कदम है मिट्टी को तैयार करने का, इज टू सोक इट विद प्लेंटी ऑफ वाटर, कि मिट्टी को पानी में पूरी तरह से, प्लेंटी ऑफ वाटर का मीनिंग पर्याप्त रूप से पानी में भिगा देना चाहिए। दिस स्टेप इज कॉल्ड पडलिंग, इस स्टेप को हम पडलिंग कहते हैं। वंस द नर्सरी बेड इज़ प्रिपेयर्ड, और एक बार जब शुरू की क्यारियाँ तैयार हो जाती है, बेड का मतलब होता है क्यारियाँ जिनमें हमें धान लगाना होता है। द सीड्स कैन बी प्लांटेड, तब बीजों को लगाया जा सकता है। आफ्टर दैट, इसके बाद वी सो द सीड्स ऑन द सॉइल सरफेस, और तब हम बीजों को जो बीज होते हैं उनकी मिट्टी की सतह पर बो सकते हैं। पैडी फार्मर्स हैव टू इंश्योर दैट, और धान बोने वाले किसानों को ये विश्वास रखना चाहिए दैट देयर फील्ड्स स्टे फ्लडेड विद वाटर, कि उनका जो मैदान है वो पूरी तरह से पानी से जो है वो भरा रहे। ठीक है, पूरी तरह से इसके ऊपर जो है पानी जस्ट अ मिनट भरा रहे, एक मिनट बेटा। नाउ इस पर बैक आ जाते हैं, ज़रा ये कुछ आ गया है यहाँ पे, फ्लिप कर देते हैं, इसे बैक कर देते हैं। नाउ यस नाउ, ठीक है, तो इसको बैक करते हैं हम ज़रा 1 मिनट के लिए। Paddy farmers have to ensure that their fields stay flooded with water. जो धान बोने वाले किसान होते हैं उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि उनका जो मैदान है पूरी तरह से पानी से फ्लडेड भरा रहे, बिकॉज इरीगेशन इज़ क्रूशियल, क्योंकि जो इसकी सिंचाई होती है वो बहुत कठिन होती है। इट टेक अराउंड 4 to 5 वीक्स फॉर द सीड्स टू ग्रो इनटू सीडलिंग्स, और इसमें कम से कम 4 से 5 हफ्ते लगते हैं बीजों को उगने में। आफ्टर दिस कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम आता है ट्रांसप्लांटिंग, और वो होता है ट्रांसप्लांटिंग, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर लगाना। द सीडलिंग्स दैट वर प्रिपेयर्ड इन द नर्सरी, और जो छोटे छोटे बीज होते हैं उन्हें नर्सरी में बनाया जाता है। नर्सरी बेड आर अपरूटेड, और फिर उसके बाद में नर्सरी का जो बेड होता है, नर्सरी बेड जो जहाँ पर बीजें लगी होती हैं, उन क्यारियों को जड़ से उखाड़ा जाता है। एंड देन ट्रांसप्लांटेड इनटू द फ्लडेड फील्ड, और उसके बाद फिर जहाँ पर पानी भरा हुआ है उन क्यारियों के अंदर इन्हें लगाया जाता है। इन अराउंड 120 डेज, लगभग 120 दिनों में द राइस प्लांट्स आर फुली ग्रोन, चावल के पौधे पूरी तरह उग जाते हैं। एट दिस पॉइंट, इस कदम पर आकर द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय कटिंग दैम, और जो फसल होती है उनको हार्वेस्टेड, उनको काटा जाता है। फॉलोइंग दिस, इसका पीछा करते हुए, द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट, और बीजों को फिर पौधे से अलग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। टू रिड्यूस द मॉइस्चर
और जब हम मॉइस्चर को, नमी को इसमें से अलग कम करते हैं, कंटेंट एवर मोर, और कंटेंट जो है, जो हमारी बीजें होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। द सेपरेटेड ग्रेन्स आर ड्राइड, और जो ग्रेन हम अनाज अलग करते हैं उन्हें सुखाया जाता है। दिस एंश्योर्स दैट दे कैन बी स्टोर्ड और प्रोसेस्ड फर्दर, और फिर इनको जो है हम गोदामों में रखते हैं या प्रोसेस करते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मिलिंग, और थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मिलिंग, प्रोसेस करने को मिलिंग कहते हैं। द राइस इज सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑन इट, और चावलों को उसके ऊपरी भाग से अलग किया जाता है। फाइनली द राइस रीचेज द मार्केट, और उसके बाद अंतिम रूप से चावल, धान मार्केट में पहुंच जाता है। एंड दैट इज़ वेयर वी गेट इज़ टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ डिलीशियस फूड्स, और इस तरह से हम चावलों को लेकर सभी तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। वेदर इट इज़ अप्पम, चाहे अप्पम हो, पुलाव हो, खिचड़ी हो और दाल भात हो, राइस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ मैनी मील्स, और चावल हमारे बहुत बड़े बड़े खानों का भाग होता है। ठीक है, अब आपने सुन लिया। लिसन टू द टॉक अबाउट पैडी कल्टीवेशन, आपने धान की खेती को कैसे किया जाता है सुना। एज यू लिसन नंबर द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर, आपने ये जो इवेंट्स नीचे दिए हैं इनको सही क्रम में लगाना है, इन विच दे हैपन, जैसे जैसे ये घटे हैं। ट्रांसक्रिप्ट फॉर द टीचर ऑन पेज नंबर 203, जो मैंने अभी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है वो 203 के ऊपर दी हुई है। ठीक है, आइए हम इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर द इवेंट्स का करेक्ट ऑर्डर है। प्लगिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी पर हल चलाया जाता है। पडलिंग ऑफ लैंड, ज़मीन में पानी भरा जाता है। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग्स, फिर बीजों को जो बीज खेतों में उगाए होते हैं उनको निकाल करके पानी भरे खेतों में लगाया जाता है। इरिगेशन द फील्ड, खेतों की सिंचाई होती है। हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी, और पैडी को, धान को काटा जाता है। थ्रेशिंग ऑफ ग्रेन्स, और अनाज को थ्रेशिंग के ज़रिए, थ्रेशिंग मशीन होती है, उससे अनाज को, उसके बीजों को अलग किया जाता है जिसे चावल कहते हैं। मिलिंग ऑफ राइस, उसके बाद मिलिंग होती है, राइस को उसकी कवरिंग में से अलग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट आइए। नाउ लिसन टू द टॉक अगेन, आप दोबारा उस टॉक को सुन सकते हैं। एज यू लिसन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। व्हाट इज द मेन स्टेप इन प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है चावल की खेती का मिट्टी के अंदर। करेक्ट है प्लगिंग द सॉइल, और ये आंसर है कि हमने खेतों के अंदर हल चलाना होता है। नंबर 2 पे आइए। How long does it take for rice seed to grow into seedling before being transplanted, और चावल के बीजों को कितना समय लगता है सीडलिंग, थोड़ा बड़े बीज हो जाने में, जब बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पानी में बोया जाता है। तो यहाँ पर आ जाइए, तो करेक्ट आंसर है 4 से 5 वीक्स। थर्ड आंसर जो है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छुप गया है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ, मैं इसका क्वेश्चन भी पढ़ देती हूँ। देखिए, जस्ट अ मिनट, ये नेक्स्ट वाले पेज पर चला गया है। देखिए, मैं इसका क्वेश्चन पढ़ती हूँ। वाई इज ड्राइंग राइस ग्रेन्स इम्पॉर्टेंट आफ्टर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग करने के बाद चावलों को, जो राइस ग्रेन्स होते हैं, चावलों का अनाज होता है, उसको सुखाना क्यों ज़रूरी है। उसको सुखाना इसलिए ज़रूरी है टू स्टोर द राइस ग्रेन्स फॉर लॉन्गर, जिससे कि धान को, चावलों को, चावल के अनाज को ज़्यादा लंबे समय तक रख सकें। नाउ लेटर स्पीक पर आ जाइए। लेटर स्पीक में इन इंग्लिश सम लेटर्स आर नॉट प्रोनाउंस्ड इन सर्टेन वर्ड्स, और इंग्लिश में कुछ वर्ड्स, लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको वर्ड्स के अंदर उच्चारण नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ड्स नाइफ, नॉलेज एंड नो, द फर्स्ट लेटर नो, के इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड, और जो के है इसमें प्रोनाउंस नहीं किया गया, तो इसी को ही हम साइलेंट बोलते हैं। लेट अस लुक एट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स को बोलिए। जैसे कि हम एयर में हम एयर बोलते हैं, लेकिन वो एया होती है, आर साइलेंट होता है। ओके, नाउ in the words given below, the letter N is silent when it appears with M at the end of the word, और यहाँ पर लेटर N साइलेंट है, जब ये M के बाद आता है तो ये साइलेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हिम, कॉलम, ऑटम, सोलम। ठीक है, तो यहाँ पर नाउ से दीज वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड्स को ना आप तेज तेज करके पढ़िए। इन द वर्ड्स गिवन बिलो, द लेटर B इज साइलेंट व्हेन इट अपीयर्स विद M, और यहाँ पर लेटर बी जो है वो साइलेंट हो जाता है जब वो एम के बाद आता है। ठीक है, जैसे कि वॉम, टॉम, बॉम, क्लेम, और यहाँ पर हो जाएगा कोम। ठीक है, तो बी जो आया है ना वो साइलेंट हो जाता है अगर वो एम के बाद आता है। नाउ से दीज वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड्स को ना आपको तेज से पढ़ना है। ठीक है,
Yes, in our country harvest is celebrated with the preparation of delicious dishes. हमारे देश में जो फसलों की कटाई है उसको मनाया जाता है, बहुत सारी स्वादिष्ट डिशेस बनाई जाती हैं. वर्क इन ग्रुप्स एंड मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन एनी पॉपुलर डिश. और आप समूह में काम कीजिए, किसी भी डिश के ऊपर एक पॉपुलर प्रसिद्ध डिश के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाइए. मेड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन योर रीजन, जो कि आपके क्षेत्र में फसलों की कटाई के दौरान बनाई जाती है. यूज़ द प्रॉम्प्ट गिवन इन द बॉक्स टू मेक योर प्रेजेंटेशन. देखिए बॉक्स के अंदर जो है ना प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं. प्रॉम्प्ट आप अच्छी तरह समझते हैं, शुरुआतें दी हुई होती हैं और इनको जो है आप लेकर के अपने पूरे सेंटेंस बना सकते हैं. इंक्लूड द फॉलोइंग, आपको इन्हें भी इंक्लूड करना है. किसे किसे इंक्लूड करना है? व्हाट इज़ द डिश कॉल्ड, डिश को क्या कहते हैं? इट इज़ नोन बाय एनी अदर नेम इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और क्या ये भारत के अन्य भागों में अलग नाम से जानी जाती है? व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू मेक द डिश, कौन सी मसाले इत्यादि डाले जाते हैं, कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं इस डिश को बनाते हुए. हाउ इज़ डिश प्रिपेयर्ड, कैसे बनाई जाती है ये डिश. हाउ इज़ द डिश सर्व्ड, इसे कैसे सर्व किया जाता है. व्हाट डज द डिश टेस्ट लाइक, इस डिश का टेस्ट कैसा होता है. व्हाट इज़ द स्पेशल रिचुअल रिलेटेड टू द प्रिपरेशंस ऑफ द डिश, और इस डिश के साथ कौन सा विशेष संस्कार जुड़ा है, कौन सा विशेष रीति रिवाज जुड़े हैं. और डिस्क्राइब एनी स्पेशल मेमोरी एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ द डिश, और आप कौन सी बहुत विशेष याद जुड़ी हुई है इस डिश को प्रिपेयर करने में. देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर ना बहुत सारे प्रॉम्प्ट दिए हैं. ग्रीट द ऑडियंस, यहाँ पे जब भी आप कोई चीज़ लिखेंगे, कोई डिश की प्रिपरेशन लिखेंगे, सबको ऑडियंस को ग्रीट कीजिए. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गैदर्ड हेयर, इस टाइप से. फिर उसके बाद है इंट्रोड्यूस द मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप एंड योर टॉपिक. अपने मेंबर को, जो ग्रुप के जो समूह के सदस्य हैं, उनको बताइए कि आज आप कौन सी डिश के बारे में बताने जा रहे हैं. इसको ऐसे लिखेंगे, टुडे वी डैश एंड डैश आर हेयर टू टेल यू अबाउट, कि आज हम कौन सी डिश बनाने जा रहे हैं. खीर बनाने जा रहे हैं. और सभी मेंबर्स जो हैं उनका जो टॉपिक है उनको बताइए. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रेजेंटेशन, अपने स्ट्रक्चर का, प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर बताइए. वी विल स्टार्ट ऑफ विद फॉलोइंग दिस, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी विल डील विद इज, फाइनली वी विल स्पीक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. सबसे पहले पॉइंट के बारे में बताइए. बिगिन, लेट अस बिगिन बाय, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय डिस्क्राइब द डिटेल्स. Now I will move on to next. I would like to now discuss. देखिए आप ये प्रॉम्प्ट याद भी कर लेंगे ना, तो किसी भी टाइप की प्रेजेंटेशन आएगी तो आप उसको कर सकती हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट जो प्रॉम्प्ट दिए ना बेटा, आपको लर्न करने पड़ेंगे. फिर आ जाइए, आई वुड लाइक टू नाउ डिस्कस, लेट अस नाउ कंसीडर, लेट मी टेल यू अबाउट. कंक्लूड योर प्रेजेंटेशन. इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से, टू समराइज, थैंक द ऑडियंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर योर अटेंशन. ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर लेट अस स्पीक में एग्जाम्पल्स ऑफ साइलेंट लेटर्स. ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको आपको. ठीक है, अब यहाँ आ जाइए प्रेजेंटेशन ऑन द हार्वेस्ट डिश, और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पोंगल का ले रहे हैं, तमिलनाडु में जो बनती है. अब ये किससे बनती है? मेड विद राइस. आपको इसका एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है. इन सब चीज़ों को लेकर मैं सॉल्व कर रही हूँ. राइस, मूंग दाल, घी, जैगरी. जैगरी होता है गुड़. कुकड ड्यूरिंग पोंगल फेस्टिवल, ये कब बनाई जाती है? पोंगल के त्यौहार पर. सर्व्ड हॉट विद बनाना लीव्स, इसको बनाना के पत्तों के ऊपर रखकर खाया जाता है. स्वीट एंड रिच इन टेस्ट, बहुत मीठी होती है, बहुत ही अच्छी टेस्ट में होती है. प्रिपेयर्ड एज एन ऑफरिंग टू द सन गॉड, और इसको सूर्य भगवान को चढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है. ठीक है, नाउ लेट अस राइट. आ जाइए, क्रिएटिव स्लोगन्स आर यूज्ड टू स्प्रेड अ मैसेज. बहुत ही क्रिएटिव जो स्लोगन्स होते हैं, नारे जिन्हें हम कहते हैं, उनको बनाया जाता है. हम संदेश जो है बिखेरना चाहते हैं. टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन, और पढ़ने वाले का ध्यान अपनी ओर दिलाना चाहते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं. एजुकेशन इज़ द की, अनलॉक योर डेस्टिनी. ये सब स्लोगन है बेटा, एजुकेशन के ऊपर है. प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो. लर्न, ग्रो, सक्सीड. गो ग्रीन बाय कीपिंग द प्लानट क्लीन.
नाउ योर स्कूल, देखिए यहाँ पे योर स्कूल विशेस टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू द फार्मर्स। आपका स्कूल जो है किसानों के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं, हु प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अस द फूड ऑन आर प्लेट्स। और हमारी प्लेटों में जो भोजन आता है ना, वो किसानों की वजह से आता है, और उनकी जो भूमिका है हमारी प्लेटों में भोजन देने की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट अ क्रिएटिव स्लोगन टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। और बहुत ही क्रिएटिव स्लोगन बनाइए जो कि आपके स्कूल नोटिस बोर्ड पर लग जाए। रिमेंबर, देखिए आपको क्या याद रखना है स्लोगन बनाते हुए, आपके एग्जाम में स्लोगन आ सकता है, याद करिए। फोकस ऑन द मेन आइडिया टू बी एक्सप्रेस्ड। आपको उस आइडिया पे फोकस करना है जो आपको अभिव्यक्त करना है। यूज सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज यूज करनी होती है। बी कंसाइज, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ, बहुत छोटे से छोटा होता है। एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्यू वर्ड्स, अपने शब्दों को आपको बहुत कम शब्दों में जो है वो देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लेटेस्ट राइट क्रिएटिव स्लोगन, सैल्यूट टू आवर फार्मर्स द ट्रू हीरोज हु फीड द नेशन। कितना बढ़िया स्लोगन है फार्मर्स के लिए। नो फार्मर नो फूड, आप ऐसा भी कह सकते हैं, सिर्फ थैंक यू फॉर नरिशिंग इंडिया, और आप सिर्फ नो फार्मर नो फूड भी कह सकते हैं, सैल्यूट टू आवर फार्मर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए लेटस एक्सप्लोर पर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है लेटस एक्सप्लोर। आइए खोजते हैं। मिलेट्स आर अ वेरिड ग्रुप्स ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रासेस। मिलेट्स जो है वो अलग अलग समूहों में छोटे छोटे घास के बीजों का समूह होता है। मिलेट एक्चुअली आप याद कीजिए किसे कहते हैं, बाजरा को कहते हैं। अपने घर में अपने मदर फादर ग्रैंड माँ ग्रैंड पा से पूछिए कि बाजरा क्या होता है, घर पर ला करके उसे देखिए। दे हैव मोर फाइबर एंड मिनरल्स देन अदर सीरियल्स। दूसरी दालों या अनाजों से इनके अंदर ज़्यादा फाइबर, रेशे और बहुत ज़्यादा खनिज होता है। मिलेट्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन कुजीन फॉर ईयर्स। बहुत वर्षों से भारतीय खाने का, भारतीय पाक कला का मिलेट्स भाग रहा है। मिलेट्स जो है इनका अंग रहा है। दे हैव बीन रीडिस्कवर्ड वर्ल्ड वाइज एज सुपर फूड्स। और पूरे संसार में इस समय मिलेट जो है वो विशेष भोजन के रूप में जाना जाता है। पर्ल मिलेट के बारे में देखते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है पेनिनसेटम ग्लैकम, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन नेम है बाजरा। फिर आ जाइए यहाँ पे देखिए स्पाइक्ड मिलेट। स्पाइक का मतलब होता है जिनमें नोक निकली होती है, और पर्ल मिलेट इंग्लिश में कहते हैं। बाजरा बंगाली में, हिंदी, ओडिया, पंजाबी, उर्दू में बाजरी, राजस्थानी, गुजरात, मराठी में सज्जे, और कन्नड़ा, कंबू, तमिल में सज्जा, और तेलुगु में सज्जा, ठीक है। तो यहाँ पर कल्टीवेशन एरियाज़ कौन कौन से हैं, कहाँ पर इनकी जो है वो फसल उगती है पर्ल मिलेट की, आपके बुक के अंदर पूरा दिया हुआ है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा के अंदर। इसके अंदर इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल दी हुई है कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है। हाईएस्ट नियासिन कंटेंट अमंगेस्ट ऑल सीरियल्स, रिच इन प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर। इसमें प्रोटीन है, फाइबर होता है, और बहुत ही ज़्यादा नियासिन इसके अंदर पाया जाता है। It is the sixth major cereal in the terms of area and production and has highest drought tolerance potential of all millets। और ये जो पर मिलेट होती है ड्रॉट के अंदर, अकाल के अंदर, इसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है कि ये अकाल में जब सारी फसलें सूख जाती हैं तो ये खड़ी रहती है फसल इसकी। पर मिलेट इज़ द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड सीरियल इन इंडिया आफ्टर राइस एंड वीट। चावल और गेहूं के बाद पर्ल मिलेट सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला भारत में ये अनाज है। नाउ हाईएस्ट बेनिफिट, इसके बहुत सबसे ज़्यादा इसके लाभ क्या होती हैं। रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। प्रोमोट्स बोन हेल्थ, और आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग स्टमक अल्सर, पेट में अल्सर होने से बचाती है। प्रोमोट्स हार्ट हेल्थ, हमारे दिल की रक्षा करती है। एंड एड्स इन वेट लॉस, और हमारे वज़न को भी घटाती है, ठीक है। इसके यूजेस हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं किस किस में, खिचड़ी में, रोटी में, उपमा बनाने में, इडली में, और उसके बाद में खाखरा में, और फिर पराठास वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को खोल करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। नाउ वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप के अंदर वर्क करना है आपको।
4 के ग्रुप में एंड डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी को करिए। फाइंड आउट इफ मिलेट्स आर ए पार्ट ऑफ योर कुजीन, आप पता करिए कि कुजीन आपके खाने का मिलेट्स आपके खाने का भाग है। फाइंड रेसिपीज विद मिलेट्स एंड कंपाइल देम इनटू अ बुकलेट, आप उन रेसिपीज़ को निकालिए जो कि आपकी रेसिपीज़ को निकालिए जो आपके खाने की इत्यादि में यूज़ होती हैं। क्रिएट अ रेसिपी ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस की रेसिपी को आप क्रिएट करिए। देखिए मिलेट्स एक्टिविटी की समरी मैं बता रही हूँ आपको। देखिए फिर एक और पढ़ देती हूँ। सेकेंड नंबर, सॉन्ग्स रिलेटेड टू हार्वेस्ट सीजन फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, जो हमारे यहाँ पर फसल की कटाई के जो गाने होते हैं वो हमारे रीति रिवाज और हमारे खजाने के भाग हैं। टॉक टू द एल्डर्स इन योर हाउस, अपने घर में अपने बड़ों से बात कीजिए। एंड लर्न अ सॉन्ग ऑन अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, और फसलों की कटाई पर इन गानों को याद कीजिए, गाइए। शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर, अपने क्लासमेट टीचर के साथ शेयर कीजिए। देन कंपाइल ऑल द सॉन्ग्स टू क्रिएट अ सॉन्ग बुक विद द हेल्प ऑफ टीचर, अपने टीचर की सहायता से एक सॉन्ग बुक बनाइए। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर सबसे पहले सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया था, येस मिलेट्स लाइक बाजरा रागी ज्वार आर पार्ट ऑफ आर, मिलेट्स जो है ये सभी होते हैं, बाजरा रागी ज्वार इनको मिलेट्स कहा जाता है। तो ये सब के सब जो है वो हमारी लोकल कुजीन, हमारे सामान्य खाने पीने का अंग हैं। वी कैन इंक्लूड रेसिपीज़ लाइक बाजरा रोटी, और हम बाजरा रोटी बनाते हैं, रागी डोसा बनाते हैं, ज्वार उपमा अपने बुकलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल रेसिपी हैं बाजरा खिचड़ी मेड विद बाजरा, मूंग दाल, घी एंड स्पाइसेस, और बाजरा की खिचड़ी बनती है बाजरे से, मूंग दाल से, घी से और मसालों से। हेल्दी एंड फिलिंग, बहुत हेल्दी होती है ये और पेट भरने लायक होती है। कल्चरल सॉन्ग एक्टिविटी है, आपको करनी है। लर्न ट्रेडिशनल हार्वेस्ट सॉन्ग्स लाइक आयोरे आयोरे बैसाखी और पोंगल ओ पोंगल फ्रॉम एल्डर्स एंड कंपाइल देम इनटू अ क्लास सॉन्ग बुक। ठीक है, तो आप जैसे ही डालेंगे गूगल पे डाल लीजिए, यूट्यूब पे डाल लीजिए, आपको बहुत सारे सॉन्ग मिल जाएंगे किससे, हमारे हार्वेस्ट की, हमारी फसलों की कटाई से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट आपके नहीं आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।